नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जंग की, क्योंकि ये जंग लगातार जारी है। 12वें दिन भी हमले हुए हैं। अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। 12वीं रात उसने ईरान पर अटैक किया। अमेरिका के हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौते के लिए छटपटा रहा है। ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं। वैसे ट्रंप के लिए अमेरिका में खुशखबरी है। प्रतिनिधि सभा ने ईरान के साथ जंग के लिए फंड को 216 वोट से मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के खिलाफ 214 वोट पड़े। अब यह प्रस्ताव सीनेट में जाएगा, जहां ट्रंप की चुनौती बढ़ सकती है। मार्जिन कम होने से माना जा रहा है कि सीनेट की राह ट्रंप के लिए आसान नहीं होने वाली। इसी पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, और उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ईरान में किस तरीके से हाहाकार मचा है और अमेरिका की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं उससे कितना नुकसान हुआ है। शलमचे बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी निशाना साधा गया है, जहां अमेरिका का ईरान और इराक सीमा पर यह हमला हुआ है। हवाई हमला अमेरिका की ओर से हुआ है। इराकी मीडिया की ओर से अमेरिका ने शलमचे बॉर्डर क्रॉसिंग पर ईरानी पुलिस के रेस्ट हाउस पर निशाना साधा है, जो जानकारी वहां से मीडिया के थ्रू आ रही है। ईरान के खुजेस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका की ओर से जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बुरी तरह से पिट रहा है और समझौता करना चाहता है, ईरान छटपटा रहा है। हालांकि वो साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि अभी भी डील के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि हर बार जब समझौते की बात होती है तो उनकी शर्तें बदलने लगती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि हम ईरान पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरान भले ही समझौते के लिए छटपटा रहा हो, लेकिन वो शांति नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब जब उनसे शांति के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाता है तब तब वो अपनी बात से पलट जाते हैं, अपनी शर्तें बदलने लगते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध के बीच बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जहां $95 अरब का रक्षा बजट प्रस्ताव 216 वोटों से मंजूर हो गया है, अब मंजूरी के लिए इसे सीनेट भेजा जाएगा। ईरान युद्ध और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के लिए अतिरिक्त फंड मुमकिन है। बजट में $60 अरब पेंटागन, $13 अरब अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को रखा गया है। $12 अरब किसानों की सहायता के लिए रखा गया है और $10 अरब मतदान कानूनों के लिए रखा गया है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर अजिताभ जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर अजिताभ जी आप ही से कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध तो लगातार और बढ़ता जा रहा है। अब इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो हूती विद्रोही हैं लाल सागर पर वो हमले कर रहे हैं, यानी होर्मुज स्ट्रेट से अब ये जंग आगे बढ़ती हुई लाल सागर तक जा पहुंची है। किस तरीके से इस जंग का कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान भले ही समझौते के लिए छटपटा रहा हो, लेकिन वो शांति नहीं चाहता। जी वंदना जी, देखिए अब ये वॉर एक और दूसरा मोर्चा खुल गया है। जो बाब अल मंदेब की आपने बात की, तो निश्चित रूप से इससे तो वॉर और बढ़ता ही दिख रहा है। अब अमेरिका को बाब अल मंदेब भी देखना पड़ेगा। और इस बीच इसकी खर्च की जो भी विवरण दिया गया है अमेरिका के पार्लियामेंट में, वो दिखाता है $37.5 अरब वो कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा ऊपर से उनको चाहिए, जो अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जैसा आपने कहा सिर्फ 2 वोट से वो आगे बढ़ पाया है। तो ऐसे में अमेरिका के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं वो भी एक प्रेशर तो उनके लिए है, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। और जो इधर हॉर्मुज में चल रहा है, दोनों एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने कोई एक शिप भी अगर अटैक किया तो बदले में उसके पावर प्लांट को या उसके ब्रिज को अटैक किया जाएगा। तो ये टिट फॉर टैट तो अभी चलता ही दिख रहा है, इस पे रुकने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। ईरान भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और अमेरिका उसको पूरी तरह से बर्बाद करने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, 12वीं रात अनुज माथुर जी, ताबड़तोड़ हमले हुए अमेरिका की ओर से, लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। कुवैत में इधर ये ईरान की ओर से जवाब दिया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, कई सैन्य उपकरणों को, गोदाम को नुकसान पहुंचाया गया है। MQ-9 ड्रोन हैंगर भी वहां पर बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही कई सैनिक भी हताहत हुए हैं। तो नुकसान तो अमेरिका को भी हो रहा है इस युद्ध से। क्यों नहीं शांति का कोई हल निकाला जा रहा है, कोई रास्ता तलाशा जा रहा है? जय हिंद वंदना। देखिए, शांति का रास्ता तलाशना तब संभव होता है किसी भी डील का, ये बिल्कुल साधारण सी इकोनॉमिक ये बिजनेस टर्म है,
हाँ। डील का मतलब ये होता है कि जो दो पार्टियां उसमें शामिल हैं, जब वो डील संपन्न हो उसमें दोनों को कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ नजर आए। अब जब आप अपनी इतनी एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स को वंदना बना करके रखेंगे और आप एक लेश मात्र भी उसमें झुकने के लिए नहीं तैयार रहेंगे, तो कैसे आप बताइए डील होगी? तो जहां तक सवाल इस बात का है कि बातचीत अंदर खाने कहीं ना कहीं टेक्निकल लेवल पे किसी लेवल पे चल जरूर रही है, लेकिन अगर इसी प्रकार की एक्सट्रीम आपने पोजीशंस को अख्तियार करके रखा तो इस डील के आने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, अमेरिका के जो लगातार हमले हो रहे हैं उनका उसमें एक फंडामेंटल चेंज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पहले अगर हमले वंदना आपने देखा होगा कि वो दक्षिणी ईरान पे कर रहा था और उन जगहों पर कंसंट्रेट कर रहा था जो कि डायरेक्टली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या फिर जो ट्रूप्स आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब उन्होंने अपने हमलों का दायरा बढ़ाया है। उनके हमले अगर आप नोटिस करें तो पूरे पूरे ईरान में, उत्तर में भी, पश्चिम और पूर्व में भी हमलों को एक्सटेंड किया गया है। पहले सिर्फ आईआरजीसी पर हमले हो रहे थे और पोर्ट फैसिलिटीज पे हमले हो रहे थे, अब हमले उनकी सेना के ऊपर भी किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके सब लोग जानते हैं, इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आईआरजीसी जो है वो ईरान की सेना नहीं है। ईरान की सेना अलग है, आईआरजीसी एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना एलिजियंस उसकी सुप्रीम कमांडर के लिए होती है और जो इनके जिहादी मंतव्य होते हैं उनको हासिल करने का पूरी दुनिया में प्रयास करती है। आईआरजीसी सिर्फ ईरान के लिए नहीं। तो इस संगठन को कई देशों ने आतंकवादी संगठन भी वंदना घोषित किया हुआ है। इसलिए ये बात अब अमेरिका ने हमले उनकी सेना पर भी शुरू कर दिए। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि अब अमेरिका ने एक मैसेजिंग करी है कि अब हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये दबाव की मुझे लगता है रणनीति है। ईरान उसके बजाय खिलाफ क्या कर रहा है? उसने अब एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन वॉर का शुरू कर दिया है। अब पहले तो आ गया, तो एक तरीका होता है कि आप उसी को इंटेंसिफाई कर रहे हैं और जहां पहले हमले कर रहे हैं वहीं करते चले जाएं। अब हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर दिया है उसने। जॉर्डन से लेकर के ओमान तक लगभग हर देश के ऊपर लगातार हमले शुरू कर दिए। सऊदी पे डायरेक्टली नहीं कर रहा है, तो सऊदी को उन्होंने हूती के थ्रू तंग करना शुरू कर दिया है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है वो भी एक जबरदस्त रणनीति और मैसेजिंग है, और ये मैसेजिंग पूरे पश्चिम एशिया के लिए है कि भाई आप अमेरिका की अगर सहायता करेंगे तो आपका नुकसान होगा। एक चीज और मैं जरूर जल्दी से कहूंगा नोटिस करने की है कि अभी तक, ये बात मैं हर जगह कहता हूं, अभी तक ईरान ने एक भी मिसाइल इजराइल पर या एक भी मिसाइल उन अमेरिकन एसेट्स के ऊपर, जैसे उनका एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं 2-2, 3-3 यहाँ पर, और उनके इतने सारे युद्ध पोते हैं, उतने सारे उनके सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हैं, पूरा एयरबोर्न 82 एयरबोर्न डिवीजन कॉन्सेंट्रेट करके बैठा हुआ, उन पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया है। क्योंकि ईरान भी जानता है कि इन हमलों का रेपरकशन जबरदस्त होगा और उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, ईरान की जो मारक क्षमता है, आप कोई कुछ भी आकलन करते रहें, कहते रहें, उसमें लगातार कमी हो रही है। तो ये ईरान जानता है और वो चाहता नहीं कि इसका आयाम बढ़े, और इस वजह से वो प्रयास कर रहा है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंट इजराइल को इसके अंदर शामिल न किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर अजिताभ जी, आपको क्या लग रहा है कि बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका है, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स भी उतारे जा सकते हैं, या फिर ईरान अब पूरी तरीके से हताश हो चुका है और उसकी ताकत कमजोर हो गई, जैसा कि अमेरिका की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अब ईरान तबाह हो चुका है, अब हमला करने की उसके पास वो क्षमता नहीं बची है? जी, जो खबरें आ रही हैं वंदना जी कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में ज्यादा और फाइटर जेट्स भेजे जा रहे हैं, यूरोप के कई देशों से अमेरिका भेज रहा है, दूसरी तरफ इजराइल में भी वो जबरदस्त तैयारी कर रहा है, रिफ्यूलिंग वहां के उसके जो प्लेन्स हैं वो आए हुए हैं। तो तैयारी तो जम के है, घेरने की तैयारी पूरी है, लेकिन ये दबाव ही ज्यादा है। जो पिछले 12 दिन से, जैसा आपने कहा, ये लगातार बमबारी अमेरिका कर रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि ईरान बहुत कमजोर है, अमेरिका के सामने एटलीस्ट कमजोर है, भले ही उसकी भौगोलिक स्थिति उसको फायदे पहुंचा रही है, हॉर्मुज का कब्जा उसको फायदा दे रहा है, उसके सपोर्ट में है, लेकिन उसकी क्षमता, सैन्य क्षमता तो बहुत ज्यादा बिगड़ी है। पिछले जितने युद्ध चल रहे हैं, 12 दिन का पिछले साल, 40 दिन का चला और फिर 12 दिन की अभी हो चुकी है। तो ईरान कोई उसके सामने नहीं है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि अमेरिका अभी भी बमबारी कर रहा है, इसका मतलब है कि ईरान के पास इतनी क्षमता तो है कि वो सरेंडर नहीं कर रहा है और अमेरिका को अच्छी खासी चुनौती दे रहा है।
तभी तो देखिए अमेरिका के सोल्जर्स और मर रहे हैं। अभी जो जॉर्डन में हुआ, 4 सैनिकों की खबरें आई कि वो वहां मर गए हैं और पता नहीं 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो अमेरिका की, और कल हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद बॉडी बैग्स को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। तो इस तरह के माहौल से अमेरिका के अंदर भी अब उनपे और ज्यादा डोमेस्टिक प्रभाव पड़ेगा, उनपे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जनता बॉडी बैग्स कभी सहन नहीं करती है। तो राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ तो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बॉडी बैग्स और जो घायल सैनिक हो रहे हैं, ये उनको बहुत ही एक उलझाने की, जो कहते हैं उलझा से ऐसा रखा है, क्योंकि इलेक्शन बहुत सर पे है, बट उनके पास बहुत विकल्प नहीं है और ईरान भी इतनी आसानी से नहीं मानेगा। युद्ध मुझे लगता है अभी कमोबेश ऐसे ही चलता रहेगा, साथ में बातचीत की भी कवायद चलती रहेगी, लेकिन एक बिंदु पे सहमति इतनी आसान नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं अनुज माथुर जी, और ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी कही गई थी कि हम इस युद्ध को लंबा नहीं खींचेंगे जब दोबारा उन्होंने हमला शुरू किया है। तो क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है, ये जो हमले हो रहे हैं सैन्य और रणनीतिक रूप से? देखिए वंदना, ये जो इलेक्शन के बारे में एक लाइन पहले कहूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इलेक्शन में आप देखिए, अभी आपने स्वयं कहा कि 116 114 के बहुत स्लेंडर मार्जिन से उनको इस बात में खबर मिली है। अगर इन दोनों हाउसेज में, सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, अगर कुछ और सीटें वो हार जाते हैं तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, 5 सीट का मेरे ख्याल से सेनेट में फर्क है और 2-3 सीट आप देख रहे हैं किस प्रकार से वहां पर वोटिंग हो रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा खतरा है और वो नहीं चाहते किसी भी कीमत पे कि उस मार्जिन में कोई कमी आए। अन्यथा अगर वहां मेजोरिटी चली गई तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक रबर स्टांप रह जाएंगे, ये बात आप मान लीजिए। तो इस वजह से वो इस प्रकार के तमाम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये जता रहे हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं, मैं सैनिकों की देखभाल करता हूं, मैं सैनिकों के संस्कार में जा रहा हूं। तो ये तमाम जो मैसेजिंग है वो इस वजह से है कि वो इलेक्शन के ऊपर ध्यान उनका केंद्रित है। अब जहां तक सवाल यहां का है, देखिए 2-3 मेजर इश्यूज हैं। अमेरिका ने, अब बहुत ज्यादा अंतर है, अमेरिका की मिलिटरीली बहुत ज्यादा ऊपर है, और अगर कोई ये कहने का प्रयास कर रहा है कि अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, आप देखिए दोनों बराबर का युद्ध कर रहे हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि ईरान ने सारे मिसाइल दोबारा बना लिए और 2000 और इकट्ठे कर लिए और 4000 और इकट्ठे कर लिए। वो इकोनॉमी जो पूरी तरह जर्जर है, वो तो अपना सारा जखीरा दोबारा इकट्ठा कर पा रही है, और वो इकोनॉमी जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दुनिया का जहां पर है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई तेरे हथियार खत्म हो गए। तो ये गलत मेरे ख्याल से आकलन रहेगा, और ये मेरा मानना है कि अमेरिका के पास बहुत शक्ति है और उसके पास शक्ति क्वांटिटी में और क्वालिटी में दोनों में है। इस प्रकार के उनके पास घातक हथियार हैं कि वो ईरान को तबाह कर सकते हैं। आप देखिए ईरान के नेतृत्व को वंदना, ये समझना होगा कि वो अगर इस युद्ध में युद्ध करते चले भी जा रहे हैं और अपना बदला और जिहाद की जो उनकी मानसिकता है उसको आगे बढ़ाते भी जा रहे हैं, तो किस प्रकार का ईरान आज से 6 महीने बाद, 5 महीने बाद बचेगा। तो आज ईरान की जो हालत है वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कमजोर हो रही है, और उनको अब ये प्रयास करने की जरूरत है कि कोई तरीका निकालें। लेकिन जब तक उनकी राजनीतिक नेतृत्व और आईआरजीसी के बीच में खाई जब तक पटेगी नहीं, तब तक ये होना संभव नहीं है। खामनेई है या नहीं है ये भी पक्का नहीं है, तो खामनेई क्या किस प्रकार से आगे इस चीज को बढ़ाएंगे वो भी देखने की आवश्यकता है। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बाबल मंदेब। देखिए बाबल मंदेब एक ऐसी जगह है जहां से पूरा यूरोप का, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार हो रहा है। ये सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं है, और अगर इसके ऊपर दबाव बनाया गया तो आप देखिएगा कि किस प्रकार का रिएक्शन, जो देश कहीं ना कहीं अमेरिका से छिटकते हुए नजर आ रहे थे, वो देश तमाम उठ करके सामने आएंगे और बाबल मंदिर के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव है उसका विरोध होगा, और उसकी वजह से नुकसान वंदना ईरान को होएगा। पूरी दुनिया की जो ओपिनियन है उनके खिलाफ जाएगी, और ये लोग सब, तो जो थोड़ा बहुत उनके पास सपोर्ट आ रहा था वो भी कहीं ना कहीं हाथ से छिटकता हुआ नजर आएगा। तो मेरा ये मानना है कि इनको समझ करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अमेरिका हमले रोकने वाला नहीं है। डॉक्टर अजिताभ जी, क्या आपको भी लगता है कि वहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं और आईआरजीसी है उनके बीच मतभेद हैं जिसकी वजह से हमले ज़्यादा हो रहे हैं, और क्या कोई वैकल्पिक रास्ता भी ईरान के पास दिखाई दे रहा है, क्योंकि दशकों पीछे चला गया है, वो बहुत नुकसान हुआ है ईरान का, और लगातार जो हमले हो रहे हैं मुझे लगता है ज़्यादा दिन तक ईरान टिक नहीं पाएगा।
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ईरान के साथ एक तो दम्भ है उनका, आईआरजीसी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसको वो कंप्रोमाइजर कर रहे हैं, कह रहे हैं मुल्ला और आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं, तो उनके बीच मतभेद है, उससे स्थिति और बिगड़ी है और ईरान की और तबाही हो रही है, आर्थिक रूप से भी और सैन्य क्षमताओं में भी बहुत हरास हुआ है। लेकिन अमेरिका भी को भी ये समझना चाहिए कि बम से, बम्बार्डिंग से अगर सॉल्यूशन हो जाता तो कब का हो गया होता। जी। आज बम्बार्डिंग से क्या हुआ, हॉर्मुज बंद हो गया। मेरे हिसाब से बम्बार्डिंग से रास्ते बंद होते खुलते नहीं है, हॉर्मुज बंद है और कल को संभावना है कि बाब अल मंदेब में भी इस तरह की अगर अमेरिका बमबारी करेगा तो बाब अल मंदेब भी बंद होगा। इससे दुनिया की जो ऊर्जा संकट है और अर्थव्यवस्था है, दोनों में और चैलेंजेस होंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। अमेरिका की दोहरी नीति देखिए कि अभी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो इन्होंने सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौता किया है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट वो कह रहे हैं 123 एग्रीमेंट, कितना वो दोहरा नीति है अमेरिका का। देख लीजिए, एक तरफ वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनाने दिया और बढ़ाने दे रहा है, दूसरी तरफ एक और उसने न्यूक्लियर पावर को खड़ा करने की ये इस जो एग्रीमेंट हुआ इससे संभावना बनती है। तो आप एक तरफ तो ईरान को आप ब्लेम दे रहे हैं हाइपोथेटिकली कि तुम परमाणु बम बना लोगे और ये कर लोगे वो कर लोगे, बनाया अभी उसने नहीं है जो खबरें हैं, तो उस नाम पे आप ईरान को बर्बाद कर रहे हैं और उसका पड़ोसी सऊदी अरब, उसको आप परमाणु एक तरह से अभी शांति प्रयास के लिए दे रहे हैं और बाद में उसका क्या होगा वो सब जानते हैं। तो ये जो दोहरी नीति है, मुझे लगता है अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है, उसको अरबों डॉलर अभी कमाएगा इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट से, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कोई ना कोई गिव एंड टेक यहाँ पे जरूर है, क्योंकि जिस तरह से इसने एक तो पैसे कमाने की और दूसरा इसकी ज्यादा नीति होगी, मुझे लगता है कि अब्राहम एकॉर्ड को सऊदी अरब से मनवा ले, इजराइल को मान्यता दिलवा ले, ये उसकी कोशिश है। 2009 में इसने यूएई को इसी एग्रीमेंट ऐसा ही करवाया था और लिमिटेड उसका स्कोप था, और यूएई को किस तरह से सपोर्ट किया आपने देखा। आज वही सऊदी के साथ कर रहा है। अब्राहम एकॉर्ड जैसे यूएई ने मान लिया, इजराइल को मान लिया, वैसे ही सऊदी को ये प्रेशर देगा, कल को पाकिस्तान पे भी ये नंबर आएगा। तो ये उसकी दोहरी नीति है, एक तरफ खाली परमाणु बम का बहाना बना के ईरान को बर्बाद करना और दूसरे को खड़ा करके कमाना और इजराइल को मान्यता देना। जी अनुज माथुर जी, लेकिन अब अमेरिकी एजेंसियों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि ईरान समर्थित साइबर हमले हो सकते हैं, उसको लेकर अलर्ट जारी हुआ है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, डायरेक्ट जो सैन्य हमले हैं वो काउंटर नहीं कर सकता ईरान, तो क्या साइबर हमलों की अब तैयारी की जा रही है या फिर ये एक अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि वो भ्रम फैलाए? नहीं वंदना, देखिए ये ईरान के पास कोई और चारा नहीं है। हाँ। जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है जब दो देशों की सामरिक काबिलियत में, सामरिक क्षमताओं में बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो आपके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर करें, कोई गुरिल्ला टाइप एक्टिविटी करें, कोई साइबर अटैक्स करें, कोई इस प्रकार की चीजें करें। तो ये मैं मानता हूं कि ये साइबर अटैक्स न केवल करे जाने का प्लान है, बल्कि मैं पूरी तरह से यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी लेवल पे वो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रॉक्सीज के थ्रू वॉरफेयर करना, हुतीज का प्रयोग करना, हिजबुल्ला हमस को फिर दोबारा तैयार करने की कोशिश करना, ये तमाम उस एसिमेट्रिक वॉरफेयर के हिस्से हैं। और मेरा ये मानना है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को इस समय भ्रम फैला करके अपनी तरफ ओपिनियन करने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। सामरिक तौर पर यह सही भी नहीं होगा, ये वास्तविकता है। और अमेरिका को और बाकी जो देश उसके साथ संलग्न हैं इस युद्ध में, नहीं, ये सवाल इसलिए आया सर क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया कि 22 करोड़ उनके मतदाताओं का जो डेटा है वो लीक हो गया और चीन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, चुनाव में सेंध लगाई, जबकि चीन ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। चीन पीछे से जरूर हेल्प कर रहा है ईरान की, ये भी बताया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से कर रहा है। देखिए चीन की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी वंदना बिल्कुल क्लियर है। चीन जो अपने युद्ध है वो बिना लड़े जीतना चाहता है, टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग, ये उनकी बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी है। और इस चीज को अगर उनको अमल में लाना है तो उनका काम सिर्फ यही है कि जितने भी मदद करनी है, जिसकी भी मदद करनी है, एम उनका अमेरिका है,
उनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि वो 2050 तक दुनिया की सोल सुपर पावर बनना चाहते हैं। ये अमेरिका को काउंटर करना है, और उसके लिए चाहे वो उनको यूक्रेन के साथ कुछ करना पड़े, ईरान के साथ कुछ करना पड़े, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ कुछ और करना पड़े, तो वो कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, ये ईरान को लगातार चीन के द्वारा दी जा रही है, और काफी हद तक रूस के द्वारा भी ये मदद की जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक सवाल अमेरिका का है, ये भी संभव है कि चाइना ने अमेरिका के इलेक्शंस में कुछ मैनिपुलेशन करने की आवश्यकता कुछ प्रयास किया हो। हालांकि चाइना इस प्रकार की चीजें आमतौर पे इसलिए नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका उद्देश्य ये है कि आप अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है वो करें। इस प्रकार का वॉरफेयर बंधना पूरे विश्व में लगातार चल रहा है। ये लड़ाइयां हमेशा 2-3 फ्रंट्स पे एक साथ लड़ी जाती हैं, इकोनॉमिक फ्रंट, साइकोलॉजिकल या साइबर फ्रंट, और तीसरा होता है आपका एक्चुअल फिजिकल जो लड़ाई हुआ करती है। तो ये जो बीच वाला दूसरा फ्रंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो पूरी तरह से सक्रिय है, और उसका पूरा प्रयोग इस युद्ध में दोनों साइड्स के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये एसेट होता है वीकर साइड का, इसीलिए ईरान रूस चीन की मदद लेकर के इस प्रकार के वॉरफेयर को करने में अग्रसर है। ठीक है डॉक्टर अजिताभ जी, क्या ये युद्ध रूस और यूक्रेन की तरह हो गया है? इसी तरीके से अब लंबा खिंचता रहेगा, यानी हमले दोनों तरफ से होते रहेंगे, और शांति का तो रास्ता मुझे लगता है अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईरान से जब बातचीत की जाती है, समझौते की बात होती है, तो वो अपनी शर्तें बदल देता है। वो तो राष्ट्रपति ट्रंप भी खुद कर रहे हैं। ये भरोसे की कमी दोनों तरफ से है, और इसी की वजह से ये चल रहा है। देखिए, आपने साइबर वॉर की बात की, तो ईरान ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि जो एलन मस्क की जितनी भी कंपनियां हैं, उनके जितने भी ठिकाने हैं गल्फ के देशों में, खास करके चाहे वो कतर में हो, जॉर्डन में हो, कुवैत में हो, उनके जो सैटेलाइट वो जो कनेक्टिविटी देते हैं उसके स्टेशंस हैं, ईरान ने खुद कहा है कि हम उसको टारगेट करेंगे। तो क्योंकि उसको जो साइबर एक तरह से वॉरफेयर चल रहा है, उसमें ईरान का लॉस हो रहा है, तो वो अब इसको टारगेट कर रहा है। इसके अलावा जो बहरीन में उसने अमेजोन के ठिकाने पे अटैक किए, डेटा सेंटर पे अटैक किए, तो ये तो कंटिन्यू चल रहा है। देखिए, ईरान यहाँ पे वंदना जी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ जिहाद और उसके जो जज्बात हैं, या उसको जन्नत के जो चाह है, वो भी अपनी जगह है, और शहादत तो उस धर्म में है। तो उसकी लड़ाई इस मामले में, इसलिए वो मरते दम तक, वो कहते हैं लड़ना, वो लड़ेगा। और चूंकि उसकी बैटल हार्डेंड IRGC हो गई है, या उसके जो आर्मी है, तो वो निश्चित रूप से लड़ाई के लिए तो परिपक्व है। दूसरी तरफ अमेरिका में देखिए, वो अपनी नीतियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास कोई सैद्धांतिक वैसा नहीं है। तो वहां पे निश्चित रूप से जो कमिटमेंट है वो कम है उनकी सेना में। हालांकि वो प्रोफेशनल है, ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन जहां तक ये कमिटमेंट की बात है, ईरान की जो सेना है या IRGC वो ज्यादा कमिटेड है। इसीलिए अभी तक इतने सालों की, 47 सालों की आर्थिक नाकाबंदी, सैंक्शन के बावजूद, और अभी जो चल रहा है उसके बावजूद वो खड़े दिख रहे हैं। उसका कारण है सपोर्ट तो निश्चित रूप से रूस से उसको ज्यादा मिल रहा है, चीन से भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो एक तरह से कह लीजिए आत्मशक्ति है, उसके बल पे वो खड़े दिख रहे हैं। नहीं तो जिस तरह का प्रेशर अमेरिका ने किया, वहां की जनता भी टूट जाती, आर्मी की तो बात छोड़ी। बिल्कुल, बाब अल मंदेब स्ट्रेट का आप जिक्र कर रहे थे अनुज माथुर जी, वहां पर भी तनाव अगर बढ़ गया है, तो अब जो वैश्विक तेल सप्लाई है उस पर असर पड़ेगा, सीधा सीधा प्रभाव कई देशों पर जो तेल इंपोर्ट करते हैं। किस तरीके से उनको अब परेशानी होगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव पहले बन रहा था अमेरिका पर या फिर ईरान पर भी कह लीजिए, तो वो अभी भी और बढ़ेगा? तो किस तरीके से आपको लगता है कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया क्यों ईरान बार बार सिर्फ कह रहा है, और एक्चुअली उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक्शन वहां पर नहीं लिया है। और अगर एक्शन लिया भी है, अब ईरान ने और हुतीज ने ये कहा है कि हम सऊदी अरब के जहाजों को यहां से नहीं जाने देंगे, और जिन 2 जहाजों पर कल हमला हुआ है वो दोनों सऊदी अरब के जहाज हैं। उसकी मैं आपको बिल्कुल थोड़ी देर पहले भी वजह बता चुका हूं कि वजह बिल्कुल साफ है। वो नहीं चाहते कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए। अभी ऑलरेडी उनके
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के निर्णय से काफी दुनिया के देश परेशान हैं और उनके साथ निश्चित रूप से नहीं है। और अगर ये भी बंद हो गया, देखिए इसके 2-3 पहलू हैं। ऊर्जा का आवागमन तो है ही, ऊर्जा के अलावा यूरोप का पूरा जो ट्रेड है, वो ट्रेड जो कि पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आ रहा है, वो तमाम इसी रास्ते का, रेड सी के रास्ते का प्रयोग करता है, उसके ऊपर बहुत गहरा असर होगा। तो पूरी तरह से यूरोप किसी ना किसी तरीके से इससे प्रभावित होगा। अमेरिका कनाडा का भी जो ट्रेड है वो भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होके मेडिटेरेनियन होकर के और इससे आता है। अब इसमें ये जो पूरा, इससे बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड रेपरकशंस होंगे। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखिए ईरान को एक बात समझने की और जरूरत है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उन्होंने कब्जा किया है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अल्टरनेट रूट्स निकलने शुरू हो गए हैं, पाइपलाइंस बन रही हैं। सऊदी अरब ने अपना अधिकतर 70-80 लाख बैरल रोज का इधर शुरू कर दिया है, हमला कर इधर से अपना आवागमन रेड सी के मार्फत। और उसके अलावा इराक में एक पाइपलाइन बन रही है जो कि सीरिया जॉर्डन होते हुए भूमध्य सागर से बाहर निकल जाएगी। थोड़े दिनों में आप देखिएगा वंदना, ये जो बार बार बड़ा हवा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, उस हवे में कमी आएगी। तो उनको भी ये समझने की जरूरत है कि जिस चीज को लेकर के वो अपनी सारी दांव पर लगा करके बैठे हैं, वो एक ऐसा ग्राउंड है जो कि अपनी कीमत उसकी कम होती जा रही है। और जैसे ही इसके ऑल्टरनेटिव सारे निकलेंगे, तो जितनी उसकी निर्भरता ईरान की स्वयं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो सर्वाधिक है। और जब इसका ब्लॉकेड होगा तो उसका बहुत बड़ा असर ईरान के अपने अर्थव्यवस्था पर होगा। आप हालत देखिए, 18-19 लाख रियाल का आज $1 में 18-19 लाख रियाल लग रहे हैं। ईरान की करेंसी ध्वस्त हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि ये ईरान को एक बहुत बेहतरीन मौका 17 जून को अमेरिका ने पता नहीं क्यों दे दिया था, लेकिन दिया था, जिसको कि भुनाने में ईरान की जिहादी अतिवादी मानसिकता वाली सोच अपना फायदा देख नहीं पाई। वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बहुत ठीक कह रहे हैं आप। कई एक्सपर्ट्स हैं नुकसान जो ये मान रहे हैं कि ईरान ने ब्लंडर कर लिया है और अब आने वाले दिनों में उसको और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका की ओर से खुली चेतावनी लगातार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी जा रही है कि इस बार हमला बहुत घातक होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।